India Legal presents Courts Roundup. केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम के सदस्यों और पूर्व विधायकों पर साल 2015 में विधानसभा के अंदर हंगामे के वक्त फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य के मौजूदा शिक्षा और श्रम मंत्री के खिलाफ केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा कि विधायकों को मिले विशेषाधिकार आपराधिक कानूनों से बचने का रास्ता नहीं है और इस तरह के विशेषाधिकारों का दावा करने वाले विधायकों ने उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने उन्हें विधायक बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2015 में केरल विधानसभा में हुड़दंग के लिए अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। इस प्रकरण के समय माकपा विपक्ष में थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाया है कि आरोपी विधायकों का कृत्य संवैधानिक सीमाओं को पार कर गया है। पीठ ने कहा कि संविधान द्वारा कानून निर्माताओं को सदन के पटल पर मिली छूट को आपराधिक अभियोजन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इन परिस्थितियों में मामले को वापस लाने की अनुमति देना न्याय के सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सांसदों और विधायकों को दी गई प्रतिरक्षा उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कार्यों का निर्वहन करने में मदद करने के लिए है, लेकिन ये स्थिति उन्हें अन्य नागरिकों की तुलना में उच्च स्तर पर खड़ा नहीं करता है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को ये कहते हुए बरकरार रखा है कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कहा है कि साक्ष्य आदि की गृहीता को निचली अदालत द्वारा देखा जाएगा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, हम मानते हैं कि केरल सरकार द्वारा अपील में कोई योग्यता नहीं है। राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट के 12 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पहले तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और बाद में हाई कोर्ट से मौजूदा मंत्रियों समेत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिल पाई थी। केरल उच्च न्यायालय के 12 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसने तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मौजूदा मंत्रियों सहित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान हुई एक घटना के लिए सदन के अध्यक्ष की मंजूरी के बिना मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस की प्रशासनिक भूमिका तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एक विस्तृत गाइडलाइन बनाने की गुहार लगाई है। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में काफी हलचल है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। पिछले दिनों न्यायमूर्ति सब्याची भट्टाचार्य ने 19 जुलाई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल द्वारा न्यायमूर्ति भट्टाचार्य से एक मामले को हटाने और इसे एक खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चुनौती के तहत आदेश पारित किया था। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय को दुस्साहस या गुस्ताखी करार दिया था। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं, लेकिन वो सर्वोपरि मास्टर नहीं है और शक्ति का प्रयोग उनकी सनक और कल्पनाओं पर नहीं किया जा सकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के न्यायिक आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। एक ऐसा कदम जो प्रशासनिक मुद्दों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच बड़ी असहमति का संकेत दे सकता है। याचिका ने कई बुनियादी सवाल उठाए। सवाल है कि क्या किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या एक्टिंग चीफ जस्टिस अपनी प्रशासकीय वरिष्ठता के अधिकारों से अपीलीय यानी कि न्यायिक अधिकारों का अति कर सकते हैं।
क्या किसी पीठ से सुने जा रहे मुकदमों को बिना किसी ठोस कारण के रातों रात दूसरी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने को सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका आई है। ये याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट प्रशासन ने दाखिल की। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में काफी हलचल है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य के एक आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के सभी जजों का दर्जा बराबर होता है, लेकिन चीफ जस्टिस उनमें पहले होते हैं। सामान्यतः चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और प्रशासनिक मामलों में प्रमुख भूमिका में होता है, लेकिन अपीलीय मामलों में उनकी भूमिका वही रहती है जो अन्य साथी जजों की है। चीफ जस्टिस प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किसी पीठ के न्यायिक निर्णय को नहीं बदल सकते या फिर रातों रात दूसरी बेंच के पास नहीं भेज सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस की प्रशासनिक भूमिका तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। हाईकोर्ट प्रशासन ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एक विस्तृत गाइडलाइन बनाने की मोहर लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीठ में एक मामले की चल रही ऑनलाइन सुनवाई को अगली सुनवाई से पहले ही दूसरे खंडपीठ में ट्रांसफर कर दिया गया। उधर इस मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ जस्टिस की कोर्ट का बहिष्कार जारी है। बार की मांग है कि मामले का ट्रांसफर चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस के अधिकारों का अतिक्रमण है। जब तक ये मुकदमा फिर से जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य के इजलास में वापस नहीं भेजा जाता, उनका विरोध कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत का बहिष्कार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मार्च 2020 के बाद दोनों या एक माता पिता को खो चुके बच्चों की पहचान में और देरी नहीं की जा सकती और आगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कई एजेंसी से सहायता लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक डिवीजन बेंच ने अनाथ की पहचान के लिए जिला मजिस्ट्रेट को, बाल कल्याण और सुरक्षा अधिकारियों को, पुलिस, डीसीपीयू, सिविल सोसाइटी संगठनों, ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी और आशा नेटवर्क से सहायता लेने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि ये किशोर न्याय अधिनियम और नियमों में उपलब्ध तंत्र के अतिरिक्त होगा और इसलिए जिला मजिस्ट्रेटों का निर्देश दिया जाता है कि वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर जानकारी प्राप्त होने पर अपलोड करना जारी रखें। इसके अलावा जिलाधिकारियों को चरण 5 तक आवश्यक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि बाल स्वराज पोर्टल पर दिखाई देता है, ताकि एनसीपीसीआर योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकें। कोर्ट ने बाल कल्याण समितियों को अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने और अनाथों को आवश्यक सहायता और पुनर्वास प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विवरण देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जरूरतमंद बच्चों को आईपीसीएस योजना के तहत उपलब्ध कराई गई 2000 रुपए की राशि के भुगतान के संबंध में जानकारी बेंच ने अनाथों की शिक्षा के मुद्दे के बारे में कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाथों को कम से कम इस शैक्षणिक वर्ष के लिए एक ही स्कूल में जारी रखने की अनुमति दी जाए, चाहे वो निजी हो या फिर सार्वजनिक स्कूल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत ये निर्धारित नहीं कर सकती है कि दोषी को दी गई उम्र कैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजाएं शुरू होंगी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी इमरान जलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के प्रयास 121A, धारा 121A के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश, धारा 122 युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करना, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5B गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। ट्रायल कोर्ट ने निर्देश दिया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5B के तहत दंडनीय अपराध के लिए कारावास की सजा, जो कि 10 साल के लिए कठोर कारावास है, अन्य कारावास की सजा की समाप्ति पर शुरू होगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत के समक्ष आरोपी अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह निर्देश की कारावास की अन्य सजा की समाप्ति पर 10 साल की कारावास की सजा शुरू होगी। मथुरालिंगम बनाम राज्य के संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।
मथुरामलिंगम केस में ये इस प्रकार कहा गया था, इसलिए अदालत वैध रूप से निर्देश दे सकती है कि कैदी को अपनी उम्र कैद की सजा शुरू होने से पहले दूसरी सजा काटनी होगी। ऐसा निर्देश पूरी तरह से वैध और सीआरपीसी की धारा 31 के अनुरूप होगा। हालांकि इसका विपरीत सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अदालत पहले आजीवन कारावास की सजा शुरू करने का निर्देश देती है तो इसका मतलब ये होगा कि सजा की अवधि साथ साथ चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार कैदी एक बार जेल में अपना जीवन बिता देता है तो उसके आगे कोई सजा भुगतने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को एक बार फिर से फटकार लगाई। भारत में ट्विटर के ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति के मामले में ट्विटर को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आईटी नियमों का अभी तक पालन क्यों नहीं किया गया। आप भारत से व्यापार कर रहे हैं और नए आईटी नियमों का पालन किए बिना नहीं चल सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से ये पूछा कि अभी तक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट ने कहा ट्विटर को इस पर दोबारा हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि उसका आकस्मिक कार्यकर्ता कौन है और ये किस तरह काम करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि आपकी कंपनी क्या करना चाहती है। अगर ट्विटर नए आईटी नियम का अनुपालन करना चाहता है तो इसे पूरे दिल से करे। इस पर ट्विटर ने कहा कि आकस्मिक कार्यकर्ता भारतीय निवासी होगा जो किसी भी शिकायत के लिए जिम्मेदार होगा। हम इसको लेकर एक हलफनामा दाखिल करेंगे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर के खिलाफ कड़े शब्दों में आदेश में देते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस रेखा पल्ली ने अपने आदेश में कहा कि ट्विटर का हलफनामा नए आईटी नियमों का गंभीर गैर अनुपालन दिखाता है। ट्विटर ने हाईकोर्ट को बताया कि एक ही व्यक्ति विनय प्रकाश को 2 पदों पर नियुक्त किया गया और ये अंतरिम शब्द का उपयोग कर रहा है क्योंकि नियुक्त व्यक्ति कर्मचारी नहीं है बल्कि तीसरे पक्ष के अनुबंध पर आकस्मिक कार्यकर्ता है। केंद्र के लिए एएसजी चेतन शर्मा ने कहा आईटी नियम बताते हैं कि एक वरिष्ठ कर्मचारी को नियुक्त किया जाना है, ये एक आकस्मिक कार्यकर्ता नहीं हो सकता। पहले उन्होंने इसे अंतरिम कहा, अब वो आकस्मिक कहते हैं। ये नियमों का पूर्ण गैर अनुपालन है। वो इसे इतना आसान नहीं बना सकते। या तो पूरे दिल से नियमों का अनुपालन करें या तो नहीं करें। घुमावदार शब्दों का उपयोग करने वाले इस निरंतर गैर अनुपालन को अब और स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में दिल्ली दंगों के एक मामले में जांच को हास्यास्पद और लापरवाह बताते हुए दिल्ली पुलिस 25,000 का जुर्माना लगाने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने दंगे के मामले में शिकायतकर्ता नासिर से जवाब मांगा। इसके साथ ही मामले को 13 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली दंगों के एक मामले के संबंध में जांच को हास्यास्पद और लापरवाह बताकर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए 25,000 रुपए के जुर्माने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया था। ट्रायल कोर्ट SHOPS भजनपुरा द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्हें मोहम्मद नासिर की अलग FIR दर्ज करने के निर्देश करने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। नासिर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में चोट आई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस को उसके आचरण के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि भजनपुरा के SHO और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि ASJ ने इस बात की सराहना करने में वो विफल रहा कि इस तरह का जुर्माना लगाना न केवल अनुचित बल्कि अमान्य था, क्योंकि अदालत ने याचिका को गलत नहीं पाया। इस पर इस तरह का जुर्माना लगाने से केवल सरकारी अधिकारियों का करियर गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से अधिकारियों की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में पैरा स्पोर्ट्स के प्रचार और विकास के लिए शीर्ष निकाय भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें अर्जुन पुरस्कार विजेता और 5 बार के पैरालंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के नाम को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो समिति द्वारा एक अन्य निशानेबाज के चयन के संबंध में आरोपों की जांच करे। पीठ ने खेल मंत्रालय से कहा कि अगर उसे लगता है कि PCI की ओर से कदाचार और पक्षपात हुआ है तो वो कार्रवाई करे। याचिका में भारत में पैरा स्पोर्ट्स के प्रचार और विकास के लिए शीर्ष निकाय
बजाय भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई को R7 इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयनित निशानेबाजों की सूची में अपना नाम शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में शर्मा ने आरोप लगाया कि पीसीआई की चयन समिति ने मनमानी और भेदभाव तरीके से टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए उनका चयन करने में विफल रही। याचिका में कहा गया कि वो स्पोर्ट्स तकनीकी समिति STC द्वारा पीसीआई की शूटिंग के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और WSPS वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप है। याचिका में कहा गया कि जानबूझकर और मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को टोक्यो पैरालंपिक में R7 आयोजन में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के नाम को बाहर करने के लिए चयन समिति की ओर से एक पूर्व निर्धारित योजना थी। अदालत ने प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए कहा कि पीसीआई के आचरण में दीपक को अपने मूल निकाय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद सर्बिया ग्राउंड फ्रीक्स में भाग लेने की अनुमति को न्यायालय द्वारा नहीं रोका जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नीति तैयार करने के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन सहित दोनों गेमिंग सामग्री की निगरानी के लिए एक नियामक निकाय के गठन के लिए एक प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण विषय पर लागू कानून, नियमों, विनियमों और सरकारी नीतियों के अनुसार प्रतिनिधित्व का फैसला कर सकता है। खंडपीठ ने यह निर्देश NGO डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव द्वारा एडवोकेट रॉबिन राजू और दीपा जोसेफ के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका पर दिया। ये याचिका ऑनलाइन गेम के दुष्प्रभावों से संबंधित है। याचिका में आगे कहा गया कि ये गेम साइबर बुलिंग, यौन और वित्तीय उत्पीड़न का एक स्रोत भी है। उन्होंने ऑनलाइन गेम, विशेष रूप से ऑनलाइन जुए पर चिंता व्यक्त करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के हालिया आदेशों पर भरोसा किया। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन जुआ को विनियमित करने के लिए एक कानून लाए जाने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने बेंच को सूचित किया कि चीन जैसे देशों जहां अधिकांश गेम डेवलपर्स आधारित हैं ने भी इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें अधिवक्ताओं के परिसर में पुलिस द्वारा की गई तलाशी और जब्ती गतिविधियों के नियमन के लिए दिशा निर्देश मांगे गए थे। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के अनुरोध पर इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन सरकार से याचिका पर जवाब देने को कहा। अधिवक्ता निखिल बोरवड़कर ने याचिका दायर कर एक वकील के परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाने के लिए पुलिस द्वारा अनिवार्य दिशा निर्देशों को पालन करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वकीलों के परिसरों में किए गए तलाशी अभियान और जब्ती अभियानों में अक्सर उनके मोबाइल फोन शामिल होते हैं, जिनमें गोपनीय जानकारी होती है और ग्राहकों के साथ आदान प्रदान होता है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि CRPC की इस तरह की तलाशी अभियान से पहले सम्मन जारी करने की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा 28 दिसंबर 2020 को जारी बयान, जिसमें कानून के नियम के विपरीत मनमाने और अवैध तरीके से एक वकील के परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाने के दौरान पुलिस के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अधिवक्ताओं को बेवजह डराने के लिए कार्रवाई की गई है और सरकार को नोटिस जारी करने की प्रार्थना की गई है। मुंबई की किला कोर्ट ने अश्लील फिल्म रैकेट मामले में व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की पति राज कुंद्रा को जमानत देने से इंकार कर दिया है। कुंद्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंठा ने ये प्रस्तुत करते हुए समानता का अनुरोध किया कि इस मामले में आरोप पत्र बहुत पहले दायर किया गया था और मामले के अन्य सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुंद्रा लंबे समय से हिरासत में है और वो चल रही जांच में सहयोग कर रहे हैं। कोंडा ने जमानत मिलने पर जांच में अपना सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि गंभीर अपराधों वाले लोगों को जमानत दी गई थी, जबकि कुंद्रा पर उन अपराधों का आरोप लगाया गया जहां अधिकतम सजा 7 साल थी। पोंडा ने तर्क दिया कि सवाल ये नहीं कि वो निर्दोष हैं या नहीं, ये है कि उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं। अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है। यह भी तर्क दिया गया कि अगर जमानत दी जाती है तो कुंद्रा के सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस अपराध में जरूरतमंद महिलाओं को मजबूर किया जा रहा था, जबकि आरोपी अमीर और प्रभावशाली लोग थे। इसने आगे तर्क दिया कि ऐसे और भी पीड़ित थे जिनके बयान दर्ज किए जाने बाकी थे और कुंद्रा एक ब्रिटिश नागरिक थे जो हमेशा यूनाइटेड किंगडम भाग सकते थे। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SB भाजीपाले ने लंबी दलीलें सुनने के बाद कुंद्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पुलिस हिरासत में अपनी रिमांड और एक अश्लील फिल्म रैकेट मामले के संबंध में मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित सभी बांध के आदेशों को चुनौती दी है। हिरासत के आदेश को रद्द करने के निर्देश के साथ
कुंद्रा ने नजरबंदी से तत्काल रिहाई की मांग की है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है और 29 जुलाई 2021 को याचिका पर सुनवाई करेगा। तो इन तमाम खबरों के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.